हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू यू ऑल। बेटा आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैंने एक पार्ट 1 बनाया था इसका, जिसमें मैंने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 सॉल्व किया था, और अब हम इसमें क्वेश्चन 3 सॉल्व कर रहे हैं, जिसके शायद 5 या 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। देखिए बेटा, फर्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब हमें एक इक्वेशन फॉर्म करनी है, लीनियर इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि इसको सॉल्व भी करना है उसके बाद, लेकिन सॉल्यूशन जो निकालना है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो दो नंबर्स की वो बात कर रहा है, कह रहा है कि उन दोनों में जो अंतर है वो 26 का है, और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। ठीक है, तो जब भी हमें ऐसे निकालना होता है तो हम उनको मान लेते हैं बेटा, है ना। तो लेट x एंड y बी द टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ये कह दूं साथ ही साथ, और x को मैं y से बड़ा मानता हूं बेटा, क्योंकि हमें किसी ना किसी को माइनस करना पड़ेगा ना, तो बड़े से छोटे को ही माइनस कर पाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एज पर कंडीशन, हमारे पास x माइनस वाई बेटा 26 के बराबर आ गया। ठीक है, और दूसरा उसने कंडीशन क्लियर है ना, एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि दोनों का अंतर या डिफरेंस उसने दिया हुआ है 26। अब वो कहता है कि जो एक नंबर है ना वो दूसरे का 3 गुना है, तो नेचुरली जो बड़ा वाला नंबर है ना बेटा वही तो होगा 3 गुना, है ना। तो इसका मतलब एज पर अदर कंडीशन, आप इसमें फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा। तो x जो दिया ना बेटा उसने 3y दिया हुआ है, वो कहता है कि जो सेकंड नंबर हमारे पास में है उसका 3 गुना है पहला नंबर, यानी कि जो बड़ा नंबर है। तो x हमारा 3y हो गया। तो अब हम x की वैल्यू को सीधे सीधे यहाँ से रिप्लेस यहाँ कर सकते हैं बेटा, ये सब्स्टिट्यूशन ही हो गया, है ना। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3y, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3y फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में यहां से हम रिप्लेस कर रहे हैं इसको, तो x हमारा बेटा 3y है, y हमारा यहाँ पर पहले से है -y, और 26 है बेटा। तो y हमारे पास 2y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 26, और y हमारा आ गया 13। एम आई राइट? ये हमारे पास में जो वैल्यू आ गई, ये हमारे पास में 13 आ गई बेटा। ठीक है, तो अभी हम इसमें ये कर लेते हैं कि इसको x को भी निकाल लेते हैं। तो पुटिंग y is equal to 13 in इक्वेशन 2। तो x हमारा बेटा बहुत सिंपल सी बात हो गई, जब y हमारा 13 है तो x हमारा 39 होगा। तो एक हमारा ये आ गया x, और एक हमारे पास ये y आ गया। तो ये हमारे आंसर्स हैं, 39 और 13, ये दो वैल्यूज हमारी आंसर्स हैं बेटा। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ओके, तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब इसमें ये तो बेटा सेम क्वेश्चन है, ये तो मैंने रिपीट किया है जानबूझ के। अब ये सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट इज द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। मतलब क्या है कि हमें दो टर्म्स का पता होना जरूरी है बेटा इसमें। एक तो ये सप्लीमेंट्री क्या होता है ना, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 होता है ना। जैसे एक में अगर 10 डिग्री लेता हूं तो दूसरा 170 डिग्री हो जाएगा, एक में अगर 90 डिग्री लेता हूं तो दूसरा भी 90 डिग्री ही हो जाएगा, एक में 110 डिग्री लेता हूं तो दूसरा बेटा 70 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना वो एक्सीड करता है स्मॉलर से 18 डिग्री। तो एक बात तो बेटा इसमें ये हो गई कि वो जो दो एंगल्स है ना जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको हम ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है, जिनको हम फाइंड आउट कर रहे हैं, उनको मान लेते हैं पहले तो, और उनका सम 180 होगा, ये तो पक्का हो गया। ठीक है, तो लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई, और एक को हम बड़ा मान लेते हैं बेटा दूसरे से, है ना।
ताकि हम उसको यूज कर पाए, क्योंकि वो जो बड़ा वाला एंगल है उसके बारे में वो बात कर रहा है कुछ आगे। तो देयरफॉर x प्लस वाई इज 180, ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख दो, सिंस x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है बेटा, ये जरूरी बात है हमारे लिए। नाउ एज पर गिवन कंडीशन, क्या दिया हुआ है बेटा? ये दिया हुआ है कि जो लार्जर वाला नंबर है ना, यानी कि जो हमारा x है ना, वो एक्सीड करता है छोटे वाले से 18 डिग्री। ये मतलब है। देखो बेटा, जो बड़ा नंबर है ना, वो छोटे के बराबर कब आएगा? जब छोटे में हम 18 जोड़ेंगे ना। सिंपल सी बात है ना? अगर हम मान लिया छोटे में ना जोड़ के बड़े में जोड़ देंगे तो और बड़ा हो जाएगा ना। तो तराजू के दो पलड़े हैं ना बेटा, तो एक पलड़े में x है, एक में y है, तो y में अगर 18 डाल देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, और अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं और x और y निकालते हैं इससे। तो बहुत सिंपल सी चीज है जो दिख रही है हमें एकदम से, कि सेकंड वाली इक्वेशन में तो x दिख रहा है बेटा, तो यहां से हम कर देते हैं सब्सटीट्यूटिंग x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया बेटा उससे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? y प्लस 18, ये हमारा x की जगह आ गया बेटा, और प्लस y पहले से हमारे पास, और 180 तो पहले से ही था। डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है अभी, है ना? यहाँ पे मैंने लगाया है, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा बेटा 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। तो हमारे पास आ गया 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, तो कितना हो गया बेटा? 162 आई थिंक, एम आई राइट? है ना? हाँ, तो y इज इक्वल टू आ गया बेटा 162 अपॉन 2, दैट इज 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो ये हमारा y आ गया बेटा। ठीक है, y। अब इस y की हेल्प से हम x निकाल लेंगे। तो सेकंड हमारी जो इक्वेशन है ना, वो डायरेक्ट हमारे पास में क्या कह रही है? x जो है y प्लस 18 है ना? जो हमारा छोटा नंबर है वो 81 आ गया, तो बड़ा वाला नंबर हमारा इस 81 से 18 ज्यादा है। तो देखा जाए तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, है ना? तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ये थी बेटा वो इक्वेशन, है ना? अगर आपको ध्यान है ये थी। तो x इज इक्वल टू 81 प्लस 18, दैट इज x इज इक्वल टू 99। ठीक है, तो देयरफॉर larger angle is 99 degree and smaller angle is 81। अब बेटा इन दोनों का सम देखोगे ना आप, तो वो देखो 180 ही आ रहा है ना? तो यही उसकी कंडीशन भी थी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन। अब बेटा क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहता है कि द कोच, ये है क्वेश्चन हमारा, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। फिर लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स इन 1750 रुपीज। तो कहता है एक बैट और एक बॉल, इनकी कॉस्ट बताओ अलग अलग। ठीक है बेटा, तो पहला कंडीशन तो ये है कि हमें मानना चाहिए कि बैट कितने का है और बॉल कितने का है। तो लेट cost of one bat be rupees X and let cost of one ball be rupees Y। ठीक है बेटा, तो एज पर फर्स्ट कंडीशन, जो पहली कंडीशन है ना हमारे क्वेश्चन की, उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं बेटा। वो कहता है कि जो कोच है ना, उसने 7 बैट्स खरीदे हैं और 6 बॉल्स खरीदी हैं। तो 7 बैट्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी? जब एक बैट की कॉस्ट x है, तो 7 बैट्स की कितनी हो जाएगी बेटा? 7x। और एक बॉल की कॉस्ट y है, तो 6 बॉल्स की कितनी हो जाएगी? 6y।
इज इक्वल टू 3800। अब यहाँ पे रुपी लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, वो तो हमें पता है उसकी यूनिट है। ठीक है बेटा, फिर एज पर सेकेंड कंडीशन, क्योंकि उसने एक और कंडीशन भी दे रखी है हमको। वो कहता है कि उसने क्या किया, बाद में उसने दोबारा से फिर परचेज किया। उसने क्या परचेज किया, 3 उसने बैट्स परचेज किए बेटा। तो एक बैट हमारा x रुपीज का था, तो 3 बैट्स हमारे 3x के हो गए। और उसने 5 बॉल्स भी खरीदी हैं, तो 5y हमारी बॉल की कॉस्ट आ गई। और इसका टोटल पैसा उसका लगा है 1750 रुपीज। तो ये दो इक्वेशंस आ गई हैं बेटा हमारे पास। अब इन दोनों को सॉल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, और हमारे को x और y निकालना है। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन को, मैं बार बार बताता हूँ, किसी भी इक्वेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप ऐसी इक्वेशन को इस्तेमाल कर लो जो थोड़ी आसान है, जिसमें से जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी आसान दिखती हैं, बाकी ज्यादा तो फर्क कुछ है नहीं। ठीक है बेटा, तो मैं सेकंड इक्वेशन को यूज कर लेता हूं इस बार। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 750। तो मैं बेटा इसमें से x निकाल लेता हूँ, है ना, या y भी निकाल सकते हैं। मैं बार बार यही बात इसलिए बोलता हूँ कि आपको ये ना लगे कि हमने अगर ऐसे किया तो आप भी ऐसे ही करेंगे, आपको समझ में आना चाहिए। तो x हमारा हो गया बेटा 1750 माइनस 5y होल अपॉन 3, और इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। सेकंड में नहीं रखेंगे, अभी याद रखना बेटा। ठीक है, अब फर्स्ट में रखना पड़ेगा, ये जरूरी है। तो पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग x इन इक्वेशन 1। तो 1 हमारी ये थी बेटा 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो मैं इसमें जहां पर x है ना बेटा, वहां पे मैं ये वैल्यू रख देता हूं। तो ये वाली वैल्यू हमारी यहाँ पे आएगी। तो 1750 माइनस 5y होल अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे को एलसीएम तो करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है। ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा पहले तो इसके साथ, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। 700, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 49 एंड 3 52, 7 1 जा 7 एंड 5 12। ठीक है, माइनस 7 5 जा 35 y होल अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब बेटा इसका एलसीएम कर लेते हैं, है ना। एलसीएम तो करना पड़ेगा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा बेटा जैसा है। और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, 3 6 जा 18y हो जाएगा। एम आई राइट? यहाँ पे कोई किसी को डाउट तो नहीं है ना, क्योंकि ये 1 3 जा 3 होता है, और फिर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई 6 के साथ हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। 12 250 माइनस, अब बेटा इन दोनों का देख लो सिंप्लीफाई कैसे होगा, अपोजिट साइन है, लाइक टर्म्स हैं। तो 35 है और ये 18 है, तो इसमें से हम 17 बना सकते हैं इसको, है ना, माइनस का 17y। और ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा इधर, तो 0 0 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 एंड 2 11। तो हमारे पास फाइनली कुछ ऐसा आ गया, माइनस 17y इज इक्वल टू 11,400 माइनस 12,250। ठीक है बेटा, अब ये दोनों में बड़ा हमारा ये है 12,250, तो नेगेटिव का रहेगा बेटा, और इसको माइनस कर दीजिए, तो 0 5 8 आई थिंक इतना ही रहेगा, ये माइनस कट जाएगा बेटा। तो y हमारा हो जाएगा 850 अपॉन 17, दैट इज y इज इक्वल टू 50। ठीक है, 17 से कट जाएगा बेटा, ये 17 5 जा कट जाता है ये, है ना। तो हमारे पास y आ गया हमारा बेटा 15। तो y हमारा 15 आ गया, तो इसको हम पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन में। किसी में भी रख दो, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, है ना, थर्ड में रख दो, आपकी इच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में रख देता हूं मैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, आसान है थोड़ा सा। 3x प्लस 5y, पुटिंग y is equal to 50 in equation 2।
3x प्लस 5y है ना। मैं दोबारा से दिखा देता हूं आपको, ये वाली इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बेटा इसको। तो ये हमारी इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है बेटा, तो y की वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं। रिप्लेस करके ये 50 आ गया, यहाँ पे ये 1750 हो गया बेटा। ठीक है, तो ये हो गया 3x प्लस 250 इज इक्वल टू 1750। और अब इसको 250 को हम ट्रांसफर कर देते हैं राइट हैंड साइड में, है ना। हमारा ये तो नियम होता है कि हम कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले जाते हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ रखते हैं और फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये माइनस हो गया बेटा, कितना आ गया, मेरे ख्याल से 1500 आ गया, है ना। तो x इज इक्वल टू 1500 अपॉन 3, दैट इज x इज इक्वल टू 500। तो ये हमारा 500 आ गया बेटा, और x हमारा 500 आया, y हमारा आया था 50 रुपीज। तो ये हमारा है बैट और ये हमारा है बॉल, है ना। यही था ना हमारा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो बैट हमारा जो है 500 रुपए का आया है एक बैट, और बॉल हमारी 50 रुपए की आई है। तो इसमें आप बेटा लिख भी लीजिएगा कि देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बैट इज ₹500 एंड ये फाइनल आंसर लिखना चाहिए ऑफ वन बॉल इज ₹50। ठीक है बेटा, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज सेम क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बट फोर्थ पार्ट। अब ये क्वेश्चन ऐसा है बेटा कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, मैं उसमें समझाता रहता हूँ आपको। कोई टैक्सी चार्ज करती है इस तरह से कि उसमें एक तो बेटा फिक्स चार्ज लगता है, ठीक है, और एक जो है डिस्टेंस के हिसाब से चार्ज लगता है ना। मतलब मैं जैसे एग्जांपल दूं आपको, तो वो क्या करता है कि सपोज वो करता है कि मैं तो 20 रुपए तो मैं आपसे लूंगा ही लूंगा, वो तो मैं फिक्स है लूंगा, और उसके बाद में आपको पर किलोमीटर कितनी दूर ले जा रहा हूं उसके हिसाब से भी चार्ज करूंगा। तो ये इस तरह का एक उसका तरीका है पैसे लगाने का। ठीक है, तो ये आगे कहता है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज ₹105। तो बेटा जो कोई कस्टमर बैठा, उसके पैसेंजर बैठा उसकी कार में, और उसने जो है 10 किलोमीटर तक उसको छोड़ा, तो उसने उसको चार्ज किया 105, या पैसेंजर ने उसे पे किया 105 रुपीज। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीजें लगी होंगी ना, एक तो फिक्स चार्ज लगा होगा और एक जो है डिस्टेंस के हिसाब से पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज है ना। उसी तरह से फिर वो कहता है दूसरी बार कि 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए 155 रुपए दिए। तो बताओ फिक्स चार्ज कितना है और उसका पर किलोमीटर फिक्स चार्ज कितना है। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस पर किलोमीटर, हाउ मच डज अ पर्सन पे। और दूसरी बात ये भी है कि वो कितना जो है पे करता है कोई आदमी अगर वो 25 किलोमीटर तक उस गाड़ी में, उस टैक्सी में जाता है। ठीक है बेटा, तो एक तो ये हो गया कि फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज हम कुछ मान लेते हैं, मान लिया हमने फिक्स चार्ज x मान लिया, और पर किलोमीटर हमने y मान लिया, है ना। दो चीजें हमें माननी पड़ेंगी इसमें। तो हमने जो है फिक्स चार्ज मान लिया x रुपीज, तो लेट फिक्स्ड चार्ज बी ₹x and let charge per kilometer be ₹y। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई कि हम क्यों मान रहे हैं इसको, क्योंकि एक तो फिक्स चार्ज ले रहा है और एक तो एज पर कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, वो ये कहता है कि 10 किलोमीटर का ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो दो तरह के चार्जेस है बेटा, एक तो एक्स चार्ज लगना ही लगना है, ये तो लगना ही लगना है, चाहे आप गाड़ी में एक बार बैठ गए तो ये तो आपको एक्स देना ही देना है। और उसके अलावा 10 किलोमीटर चल रहा है बेटा, 10 किलोमीटर वो वाई किलोमीटर पर किलो वाई रुपीज पर किलोमीटर दे रहा है बेटा। तो 10 किलोमीटर के लिए कितना देगा, 10 वाई। और ये रुपया पूरा पूरा कितना बन रहा है बेटा, 105 रुपए बन रहा है ये, है ना। कोई कस्टमर 10 किलोमीटर दूर तक गया तो उसने एक्स रुपीज तो चार्जेस दिए, फिक्स चार्जेस, और हर किलोमीटर के 10 रुपए उसने वाई रुपीज दिए, तो 10 वाई
उसका वो वाला चार्ज हो गया जो पर किलोमीटर के हिसाब से उसने दिया, और ये टोटल मिलाकर के 105 रुपए हो गया। ठीक है, तो ये एक कंडीशन आ गई हमारे पास। अब वो कहता है कि अगर वो 15 किलोमीटर जाता है तो वो 155 रुपए देता है। तो एज पर सेकेंड कंडीशन, देखना बेटा ध्यान से, हाँ, तो इसमें भी एक्स तो सेम रहेगा, ये तो फिक्स है कि भाई मेरी गाड़ी में बैठोगे तो मैं तो ये तो लेता ही लेता हूँ, और उसके अलावा बाकी आप जितना जाते हो उसका किलोमीटर के हिसाब से मैं चार्ज करता हूँ। तो अब की बार 15 किलोमीटर जा रहा है बेटा, तो 15y, और ये 155 हो गया। ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दो इक्वेशंस को पहले तो हम सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल लेते हैं, फिर बाकी बात तो बात की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया बेटा कि एक्स एक में से निकाल लेता हूँ, तो जैसे मैं फर्स्ट में से निकाल लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, जो हमारी पहली इक्वेशन है ना, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक वेरिएबल को हटाने के लिए, सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो मैं यहाँ से x निकाल लेता हूँ बेटा। ठीक है, और इसको हम पुट कर देते हैं, पुटिंग x इन इक्वेशन 2। 1 में नहीं रखना है, फाइन, क्योंकि 1 से ही वो बनी है बेटा। तो हमारे पास आ गया x की जगह पे 105 माइनस 10y, या मैं इसको एक बार मैं इक्वेशन को लिख देता हूँ बेटा, मैं चाहता नहीं कि आप लोग परेशान हो, है ना। तो जो सेकंड इक्वेशन है मैं उसको लिख देता हूँ पहले एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे x हमारा हो गया बेटा 105 माइनस 10y, और ये प्लस 15y भी हमारे पास 155। ठीक है, तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, बोलो क्या होगा, 105 प्लस 5y, है ना, 105 प्लस 5y। तो अब हम बेटा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, और 105 घटा देंगे तो ये 50 हो जाएगा बेटा। तो y बराबर हो गया हमारा 50/5, तो y इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब ये तो हमें पता चल गया कि ये 10 रुपये पर किलोमीटर इसका चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो 10 रुपये के हिसाब से अगर कर रहा है तो आगे हम इसमें x और निकाल लेते हैं। तो पुटिंग ये इक्वेशन को हम फर्स्ट में ही रख देते हैं दोबारा से, x प्लस 10y वाले में, पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। तो x प्लस 10y, ये वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, इसमें रख रहा हूँ मैं उस वैल्यू को। तो x प्लस 10y, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो यहाँ पे बेटा y हमारा हो गया 10 जो हमने निकाला है थोड़ी देर पहले, और ये हमारा x प्लस 100 हो गया, ये 105 है, तो x हमारा जो है 5 आ गया। यानी कि वो 5 रुपए तो आपके चार्ज कर रहा है, किस चीज के, 5 रुपए वो चार्ज कर रहा है आपके, इसलिए कि आपने गाड़ी को बुक किया तो वो लगेगा ही लगेगा। और उसके बाद 10 रुपए वो चार्ज कर रहा है पर किलोमीटर के बेटा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई हैं। तो ये आ गया फिक्स्ड चार्ज is ₹5 and charge per kilometer is ₹10। ₹10। तो ये हमारा आंसर हो गया बेटा इस क्वेश्चन का। आपने आंसर को ना फाइनली किस तरह से आपको लिखना है लास्ट में वो जरूर सीख लीजिएगा। अब ये कहता है इसके बाद एक पार्ट और है बेटा कि 25 किलोमीटर अगर जाना है किसी को तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है, मेरे ख्याल से आप एकदम समझ जाओगे इसको। ठीक है ना, तो नाउ if 25 kilometers is the distance, then amount paid will be x plus 25y। इसमें तो कुछ ज्यादा कुछ सोचने की बात ही नहीं है, आप ऐसे ही एग्जाम में भी लिखोगे। तो x तो बेटा हमारा 5 आया था, और y हमारा आया था मेरे ख्याल से 10, तो ये हो गया 5 प्लस 250। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा 255, और ये रुपीज है बेटा, है ना। तो ये हमारा आंसर है। थोड़ा मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ, 255, ये हमारा आंसर। क्लियर हो गया बेटा, तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस
वही है बेटा, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी, बस ये है ना। तो ये कहता है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर कोई फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है बेटा, है ना, तो कब? जब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया जाता है। और अगर 3 ऐड किया जाए दोनों में ही, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो वो फ्रैक्शन जो है 5/6 बन जाता है बेटा। तो बताओ वो फ्रैक्शन क्या है? तो अब हम फ्रैक्शन तो जानते ही हैं, a/b या x/y के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। तो एज पर फर्स्ट कंडीशन, क्या है बेटा फर्स्ट कंडीशन? कि अगर उसके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो वो जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है बेटा। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए थोड़ा सा। तो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। इस y को मैं इधर ले आता हूं, तो 11x माइनस 9y। और नहीं भी लाएंगे तो भी बेटा कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो मैं जस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह से करके आपको इजीली समझ में आ जाएगा, वरना हम इसको वहां भी छोड़ सकते हैं उस तरफ राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई जो हमें इस्तेमाल करनी है। अब वो ये कहता है बेटा कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं तो 5/6 बन जाता है। तो एज पर द सेकेंड कंडीशन, एज पर द सेकेंड कंडीशन, वो कहता है कि अगर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड किया जाए ना बेटा, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाता है। एम आई राइट? तो ये हो गया हमारा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। तो ये हमारे पास हो गया 6x माइनस 5y प्लस 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई बेटा। अब ये दो इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, लेकिन फिलहाल क्योंकि हमारा ये चैप्टर चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा ही आएगा तो आप जैसे मर्जी इसके एक्स और वाई निकालिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। वहां पे आपके लिए कंडीशन नहीं है, क्योंकि आपको याद नहीं रखना है कि इस चैप्टर से आया है क्वेश्चन या उस चैप्टर से। इसमें अगर लिखा नहीं है कुछ भी तो आप कैसे भी सॉल्व कर दीजिए, एक्स और वाई निकालना है बस। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो मैं सेकेंड इक्वेशन को ले लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। तो बेटा इससे मैं x निकाल लेता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 5y माइनस 3, और आपको तो आ ही रहा है अब तो समझ में, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं ऐसी, है ना। तो मैं इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर देता हूँ, 6x से 6 को यहाँ से ट्रांसफर कर देते हैं बेटा, ऐसे करके। तो ये हमारे पास में बन गया x, और इसकी वैल्यू को हम रख देते हैं पुटिंग x इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमने सेकंड से बनाया इसको तो फर्स्ट में रखना पड़ेगा बेटा, है ना। फर्स्ट हमारी इक्वेशन थी 11x माइनस 9y प्लस 4। 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेता हूँ गलती ना हो जाए। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम x रख देते हैं बेटा, ये वाला x। तो 11 इंटू 5y माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 11 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ बेटा, 11 5 जा 55 y माइनस 33 11 3 जा, है ना, अपॉन 6 माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बेटा ये कैलकुलेशंस होती है ना, ये आप अलग अलग तरीकों से कर सकते हो, है ना, अपने अपने तरीकों से। आपको y आपका सही आएगा, लेकिन मैं वो तरीका अपना रहा हूँ जो आप बहुत ही बेसिक तरीके से आप कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो वैसा मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो मैं इसमें एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम लिया मैंने, तो ये 6 हो गया बेटा। तो ये तो 55y रहेगा माइनस 33 रहेगा, और ये हो जाएगा बेटा हमारा 6 9 जा 54y, है ना, और प्लस ये 24 हो जाएगा बेटा, और ये तो 0 के साथ चला गया। तो ये हमारे पास, अब बेटा आप इसको 54 55y और 54y को देख लो, तो मैं इसे y लिख दूं सीधा, और ये 33 में से
24 चला जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा बेटा 9। तो ये y इज इक्वल टू 9 आ गया हमारे पास, जो फ्रैक्शन था ना उसका एक नंबर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ कहाँ, किसी भी इक्वेशन में, जो भी इक्वेशन में, पुटिंग y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1 में रख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। तो 1 हमारी इक्वेशन क्या थी, 11x माइनस 9y प्लस 4, 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेटा 9 रख दिया हमने y की जगह पे, और ये बन गया 11x माइनस 81 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 11x माइनस ये हमारा बेटा 77 हो गया, और 11x ये हमारा 77 राइट हैंड साइड में ट्रांसफर हो गया बेटा, है ना। और हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 77 अपॉन 11 दैट इज 7। तो x हमारा आ गया 7। तो हमारे पास y तो 9 आया था और x हमारा 7 आया, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन is 7 upon 9। दिस इज अवर आंसर। आप इसको बेटा चेक भी कर सकते हो बहुत आसानी से, है ना। तो मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम जाएगा उसमें, तो आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। दिस इज आई थिंक द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। सो दिस इज 6th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखना बेटा ध्यान से, 5 years hence, hence का मतलब होता है आगे, है ना, आने वाले टाइम में। ठीक है, आफ्टर, लेटर, जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो जो जेकब है ना बेटा, वो अपने बेटे की उम्र का 3 गुना होगा बेटा। कब? 5 साल के बाद। ठीक है, और 5 साल पहले क्या था, जेकब जो है वो 7 times था अपने बेटे की उम्र का। तो ये बच्चों की उम्र, बेटे की उम्र और पापा की उम्र का रिलेशन है बेटा। तो यहां पर वही बात, पहले तो हमें ये मान लेना है कि लेट x बी द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, है ना, जेकब की मान लेते हैं प्रेजेंट एज, और लेट y बी द प्रेजेंट एज ऑफ सन। सन का नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हमने सन लिख दिया। ठीक है बेटा, अब वो कहता है एज पर फर्स्ट कंडीशन, बताओ बेटा 5 years hence, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद जेकब की एज क्या होगी, x प्लस 5, और वो 5 साल के बाद उसके बेटे की एज क्या होगी बेटा, y प्लस 5। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो जेकब है ना, वो 5 साल के बाद में अपने बेटे की उम्र का ना बेटा 3 गुना होगा। तो बताओ, ये मैंने लिख दिया, ये सही है, क्योंकि ये जो बात हो रही है ये 5 साल बाद की हो रही है, इसलिए हमें दोनों की जो प्रेजेंट एज है उसमें 5 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें 5 साल के बाद की बात कर रहे हैं। तो x प्लस 5 तो पापा की उम्र हो गई, जेकब की उम्र हो गई, और 5 y प्लस 5 हमारे बेटे की उम्र हो गई, सन की एज हो गई। लेकिन वो कहता है कि जेकब की एज ना 5 साल के बाद अपने बेटे की उम्र का 3 गुना होगी। तो ये 3 टाइम्स हमने यहाँ पे लगा दिया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ साथ ही साथ बेटा। तो ये हो गया 3y प्लस 15। तो अभी इसको और सिंप्लीफाई थोड़ा कर देते हैं। देखो, अब मैं इसको इस बार थोड़ा दूसरे ढंग से सिंप्लीफाई करता हूँ बेटा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप चाहें तो जैसे मर्जी आपका हो वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बेटा इस बार ना इसको, इस इक्वेशन को y को ट्रांसफर नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा ही चाहिए बाद में, हम अलग करते हैं ना x से y को। तो यहाँ पे मैंने इस बार ऐसे छोड़ दिया उसको, ठीक है। नाउ एज पर सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन के हिसाब से बेटा वो क्या कहता है कि ध्यान से देखना, 5 साल पहले, 5 years ago, 5 years ago जेकब क्या था, अपने बेटे की उम्र का 7 गुना था बेटा। तो ये अब बात चल रही है 5 साल पहले की। तो 5 साल पहले जेकब की उम्र क्या थी, x माइनस 5, और बेटे की उम्र क्या थी बेटा, y माइनस 5। ठीक है ना, आज हम माना 20 साल के हैं तो 5 साल पहले हम 15 साल के रहे होंगे, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन उस वक्त क्या था, उस वक्त जो है ना, जेकब अपने बेटे की उम्र का 7 गुना था, तो मैंने उसे 7 टाइम्स कर दिया। जो उसने कंडीशन दी हमने वही वाली कंडीशन लगा दी बेटा।
ठीक है, तो अब इसे भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 7y माइनस 35। तो बेटा इसको x माइनस 5, इसमें 7y को इधर ले आता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कोई इसमें कोई गलती है, कोई प्रॉब्लम है, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम उसको ना पहली इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे डायरेक्ट, तो एक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, एक इक्वेशन हम जैसी होती है वैसी लिख देते हैं। तो मैं इसको 35 को भी इधर ले आता हूँ बेटा। तो हमारे पास आ गया x माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई है ना। तो अब मैं पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूँ। इनको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो 2 में डाल दी बेटा वैल्यू, तो 3y प्लस 10 है ना, और माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। आराम से देखो बेटा, x की जो वैल्यू थी मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दी, और ये तो है ही हमारी इक्वेशन, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3y माइनस 7y कितना होता है बेटा, माइनस का 4y, अपोजिट साइन है ना, तो घटेगा और बड़े वाले का साइन आएगा। तो 7y में से 3y गया तो 4y बचा और नेगेटिव का साइन आएगा बेटा, और प्लस 40 हो गया बेटा ये। तो ये हो गया हमारा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40। तो y इज इक्वल टू माइनस 40 अपॉन माइनस 4, दैट इज 10। तो ये हमारे पास में बेटे की उम्र आ गई बेटा, है ना। तो एज ऑफ सन इज 10 ईयर्स। ये अभी उसकी प्रेजेंट एज आ गई बेटा, है ना। तो हम इसको रख देते हैं बेटा, कहाँ रख देते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, मैंने पहले बताया किसी में भी रख दोगे आपका आंसर सेम आएगा बेटा, लेकिन जो आसान है ना उसमें रखोगे तो आपका टाइम भी बचेगा, गलती के चांस भी कम हो जाएंगे। तो ये हमारा x इज इक्वल टू, हमारे पास था फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी बेटा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो x इज इक्वल टू 3y प्लस 10। ठीक है बेटा, 3y प्लस 10। एक बार हम इस इक्वेशन को इसलिए लिख देते हैं एग्जाम में भी, ताकि जो एग्जामिनर है उसको भी पता चल जाए कि ये इस इक्वेशन में रखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये x हमारा हो गया 40। तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देंगे कि एज ऑफ जेकब इज 40 ईयर्स। तो ये हमारा आंसर है और ये हमारा आंसर है बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास में 40 आ गया और 10 आ गया। तो बस ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और ये कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज की। 2 वीडियोस मैंने बनाई है, एक वीडियो 1 बनाई है जो इससे पहले की है, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया है कंप्लीट, ताकि पूरी वीडियो बड़ी हो जाती है एक साथ। तो बेटा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और पसंद आया है वीडियो तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और जरूर इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहें। और गॉड ब्लेस यू। Thank you so much.